तो क्या राज्यसभा के चुनाव में खेला होगा या खेला हो गया? जी, यह तो तय है कि खेला होगा ही होगा, मगर किसके पक्ष में? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल बना। और क्या राजा भैया की चाल से अखिलेश यादव चित होंगे? जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का खेला बिगाड़ दिया है। राज्यसभा चुनाव से पहले राजा भैया ने ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ हैं। इससे अब समाजवादी पार्टी का अंकगणित बिगड़ सकता है और उससे एक सीट पर राज्यसभा चुनाव में हार झेलनी पड़ सकती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से राजा भैया को मनाने की कोशिशें भी हुई थी, लेकिन नया ऐलान करते हुए कुंडा विधायक ने राजा भैया ने खेल बिगाड़ दिया, यानी अखिलेश यादव को झटका दे दिया। राजा भैया ने ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी के साथ हैं और उनके दोनों विधायक बीजेपी के प्रत्याशी को वोट देंगे। मगर सवाल अब भी यही है कि आखिरकार वो कौन सा अंकगणित है जिसके जरिए बीजेपी अपने 8वें प्रत्याशी को जिता लेगी। यह सियासत की बिसात पर बिछे मोहरों की तरह है। अब किसकी चाल से कौन चित होगा, देखना दिलचस्प है, क्योंकि जो चेहरे चुनावी रण में हैं, चुनावी दंगल में हैं, बीजेपी 7 चेहरों को आसानी से जिता लेगी, लेकिन 8वें पर अभी भी सवाल है, जबकि समाजवादी पार्टी के 3 चेहरे हैं और उनमें से 2 की जीत सुनिश्चित है, यानी पेच दोनों तरफ से अटका है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी समय हो, लेकिन इससे पहले यूपी की 10 राज्यसभा सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच दिलचस्प लड़ाई दिखाई दे रही है। संख्या बल के हिसाब से 7 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी की जीत पक्की है, लेकिन 10वें प्रत्याशी को जिताने के लिए दोनों दलों के पास पर्याप्त वोट नहीं है, जिसको पाने के लिए दोनों पार्टियां जुटी हुई हैं और बड़े स्तर पर रस्साकशी का खेल जारी है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 37 वोटों की जरूरत होगी, यानी बीजेपी को 8 सीट जीतने के लिए 296 वोट चाहिए, जहां बीजेपी गठबंधन के पास कुल 277 विधायक हैं। इनमें बीजेपी के 252, अपना दल के 13, निषाद पार्टी के 6 और एसबीएसपी के 6 विधायक हैं। वहीं एसबीएसपी के 1 विधायक अब्बास अंसारी जेल में है। बीजेपी को उनका वोट मिलने की संभावना वैसे भी नहीं है। वहीं आरएलडी के भी 9 विधायक अब बीजेपी की तरफ ही वोट करेंगे। इस हिसाब से ये नंबर हो जाता है 286। राजा भैया ने भी ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी को वोट करेंगे। इसके बाद भी बीजेपी को 8 और वोटों की दरकार रहेगी। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर, अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? सर, प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं साहब, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। रात का डिनर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, आप रहेंगे? जी बिल्कुल। वही सपा को अपने तीनों प्रत्याशियों को जिताने के लिए 111 वोटों की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या 108 है। कांग्रेस के 2 विधायकों को मिला लें तो ये 110 पहुंच जाती है, लेकिन उसके 2 विधायक जेल में भी है, वो वोट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सियासी गलियारों में चर्चा है कि अब राकेश पांडे भी सपा की जगह बीजेपी को ही वोट करेंगे। इसके पूरे आसार हैं। इसी सियासी घमासान के बीच सवाल ही उठ रहा है, क्या राज्यसभा चुनाव में खेला होगा? बीजेपी के सहयोगी ओपी राजभर ने राजा भैया से मुलाकात के बाद ही ये ऐलान कर दिया था कि राजा भैया एनडीए प्रत्याशी को ही वोट करेंगे। वो कुंडा में कुंडी लगाने वालों का साथ नहीं देंगे और उनका ये बयान सही हो गया। मुलाकात हुई थी, टी पार्टी थी, चाय के लिए हम लोग बैठे थे और नेता बैठेगा तो राजनीति की बात होगी। टिकट को लेकर, वो राज्यसभा चुनाव को लेकर, राज्यसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। क्या कहा राजा भैया ने? राजा भैया साथ हैं पूरी तरह से। आप समझाने गए थे क्या? नहीं, हमारे खुद समझदार हैं, हम क्या समझाएंगे।
अच्छा। वो समझदार खुद हैं। भाई कुंडा में कुंडी लगाने गए थे ना, कहा कैसे भाषा बोले थे अखिलेश जी, किस आधार पे वोट देंगे वो। वही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार के द्वारा विधायकों को अपने पक्ष में वोटिंग करने के लिए धमकी दी जा रही है और इसी तरह से काम करना सरकार की कार्य प्रणाली बन चुकी है। जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सरकार दबाव बना रही है। विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार, और ये सरकार का तरीका है काम करने का। लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना, या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उस पर दबाव बनाना। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की जंग को बड़ा माना जा रहा है और बीजेपी को हराने के लिए बने इंडिया गठबंधन के शक्ति परीक्षण के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। क्रिकेट और राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है और कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। रणनीति दोनों ही तरफ टीम के कप्तान बनाते हैं और उसी के अनुसार अगला कदम उठाते हैं। फर्क बस इतना है कि क्रिकेट में मैच फिक्सिंग अवैध है तो राजनीति की फिक्सिंग विचारधाराओं के तौर पर हो जाती है और फिक्स खिलाड़ी डंके की चोट पर इसे स्वीकार भी करता है और पाला बदलकर दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है। मंगलवार को होने वाली वोटिंग को लेकर भी दोनों टीम के कप्तान रणनीति बना रहे हैं, लेकिन कौन, कहां, कब और कैसे फिक्स हो जाए और हृदय परिवर्तन की आड़ में पाला बदलकर दूसरी टीम की तरफ खड़ा हो जाए ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये राजनीति है साहब और राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। खेल आंकड़ों का है और आंकड़ों की आड़ में खेला होगा कि नहीं ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सुना आपने, ओपी राजभर कह रहे हैं कि राजा भैया मान चुके हैं और राजा भैया औपचारिक ऐलान कर चुके हैं कि अब वो बीजेपी के साथ हैं। तो क्या खेला हो चुका है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ नीरज दीक्षित इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा राज शर्मा बन चुके हैं, राज जी कांग्रेस के चेहरे हैं। और साथ ही साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से सीधा अनिल पाठक इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। तो पाठक जी, इस चर्चा की शुरुआत राजनीतिक मेहमानों की तरफ रुख करें, लेकिन उससे पहले जरा अंदर की खबर बताइए। खेला हो गया कि नहीं? एक हफ्ते से खेला चल रहा है और ये 24 घंटे में तो बहुत बड़ा खेला होने वाला है। क्या खेला जरा बताइए दर्शकों को। नहीं रह जाएंगे। इस समय जोड़ और तोड़ की कवायद चल रही है तिलक जी। हाँ। अखिलेश यादव की पार्टी अपने ही विधायकों को बचा पाए, यही बहुत बड़ी बात है। दूसरे दल में सेंधमारी की तो संभावना नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी में जो हालात चल रहे हैं, विधायक इनके कुछ बीमार हो सकते हैं और कुछ की सत्यनिष्ठा जो है वो संदिग्ध हो गई है अभी से। अच्छा, और जो छोटे दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए हैं। ऐसे में सवाल है कि 111 विधायक आएंगे कैसे, ये वोट कैसे आएंगे, तीसरा कैंडिडेट जीतेगा कैसे समाजवादी पार्टी का, बड़ा असमंजस है। और चुनौती है अखिलेश यादव को अपने तीसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए, क्योंकि 1-2 वोट से गणित अभी तक बिगड़ रहा था। हाँ। लेकिन अब ये संख्या और बढ़ सकती है, 4-5 भी पहुंच सकती है। नहीं अनिल जी, आप अंदर की खबर देने के लिए जाने जाते हो, अंदर की खबर दो। ये तो ये राजनीतिक पार्टियां ये अपने आपस में निपटेंगे, हमें अंदर की खबर बताओ। अंदर की खबर क्या है? राजा भैया ने खेला कर दिया, 2 तो यहां हो गया मामला। अब बाकी जो वोट है वो कहां से जुटाएगी बीजेपी, वो बताइए। और कौन कौन विधायक एब्सेंट रह सकते हैं वो भी जरा बताइए। देखिए तिलक जी, अभी जो है अकबरपुर के अंबेडकर नगर के बसपा सांसद हैं रितेश पांडे, वो भाजपा में शामिल हुए। हाँ। उनके पिताजी हैं राकेश पांडे जो जलालपुर सीट से सपा के विधायक हैं। हाँ। इनकी स्थिति डाउटफुल है। ठीक। दूसरे विधायक हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी। हाँ। उनका भी अपना धर्म संकट है, पति जेल में है।
हाँ। वो अभी तक तो समाजवादी पार्टी कार्यालय पे पहुंची नहीं है। इसके अलावा 2-3 नाम हैं तिलक जी, हाँ। जो कहने को तो समाजवादी पार्टी में हैं, हाँ। लेकिन वो विधायक हैं राजा भैया के। हाँ। उनकी सत्यनिष्ठा जो है वो राजा भैया के साथ है। हाँ। तो खेला अभी और होगा समाजवादी पार्टी में। और ये धनबल का चुनाव है, धन भी है, बल भी है भारतीय जनता पार्टी के पास। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो संजय सेठ हैं। हाँ, उनके नाम में ही सेठ है। नाम में ही सेठ है। हाँ, 2 बार वो अपनी इसी सेठ की वजह से सपा से भी राज्यसभा रह चुके हैं। हाँ, मुलायम सिंह यादव ने भी और सेठ बनाया भाजपा से उनको। भी राज्यसभा रह चुके हैं। तो इस बार तो थोड़ा झोला ज्यादा खोलना पड़ेगा, बोरा ज्यादा निकालना पड़ेगा। और यानी चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन खेला बड़ा है। खेला बड़ा होगा। ठीक, ओके। अब आपने दी अब अंदर की खबर। खैर, नीरज जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? नीरज जी, खेला हो गया? देखिए, मैं तो कहूंगा कि जो 8वीं सीट है वो राम भरोसे है, और जो प्रभु श्री राम का है उसकी वो सीट है। देखिए, जब भारतीय आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, आ रहा हूं आपके पास। अंतरात्मा की आवाज, थोड़ा ऑडियो बढ़ाइए सर का। राज जी, लगभग खेला हो गया ये बता रहे हैं, पाठक जी बता रहे हैं। वैसे तो आप ना 3 में ना 13 में, लेकिन 2 तो हैं ही आपके पास, वो भी, लेकिन फिर भी खेला हो गया लगभग, पाठक जी तो यही बता रहे हैं। आप बताइए क्या होगा? कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अभी पत्रकार महोदय भी बता रहे थे पाठक जी की सब पैसे का गेम है, और आज का जो दौर है वो राजनीति का हो, किसी का हो, अर्थ का दौर है। आदमी अपने ईमान बदल देता है, सिद्धांत रहे नहीं है। पिछले 10 सालों में जो राजनीति का गिरावट आई है ये सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये पैसों का चुनाव है, पाठक जी ने साफ कर दिया है। अच्छा, तो पहले नहीं होता था? नहीं, एक और मेरी बात सुनिए। नहीं, ये बोलो तो फिर मैं बताऊं किसने कितने व्यापारियों को भेजा है। मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, पहले ऐसा नहीं होता था खुल्लम खुल्ला। देखिए, अच्छा, पहले खुल्लम खुल्ला नहीं होता था। रिश्वत पहले भी चलती थी, अब भी चल रही है। हाँ। लेकिन अब क्या हो गया, पहले चोरा छुपी हो रही थी, अब तो खुलेआम अधिकारी रिश्वत मांग रहा है। तो जैसे अब आप बोल लीजिए, मैंने नहीं सुना था, जाइए पहले कि ऐसे टीवी चैनल पे पत्रकार कह दे कि वो राज्यसभा का सदस्य इसलिए बनाया गया क्योंकि उनके नाम के आगे सेठ है। ये सच्चाई होने लगी है। पहले छुपा छुपी चलते थे, कुछ शर्म लिहाज रहता था आदमी। हाँ। अब शर्म लिहाज नहीं है। अच्छा। अब आदमी कहता है भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। हाँ। तो ये हो चुका नहीं, है। अब चलो, ये तो नारेबाजी होगी। अब बताओ कि अब क्या होगा, बताइए। ये तो राजा भैया भी चले गए अब तो। अरे भाई, राजा भैया की अपनी मजबूरी होगी, अपना होगा, वो ठीक है। सबकी अपनी मजबूरी। अभी बता रहे हैं कि वो प्रजापति की वाइफ भी, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां साहब। चैरिटी बिगन्स एट होम। हर आदमी सोचता है मैं खुश रहूं। कौन जनता के लिए हो रहा है? मैं तो खुलेआम कहता हूं, आज की तारीख में एमपी एमएलए क्या लाइजनर बन के रह गए। आपको लगता है कि ये सपा अपना तीसरा प्रत्याशी नहीं जिता पाएगी? नहीं, मुझे नहीं। मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं कि सपा का तीसरा। नहीं, आपके चाहने ना चाहने से तो कुछ नहीं होगा ना। आप विधायक हो तो कुछ चाह सकते थे साहब। एक और चाहना उन्होंने ही है जिन्होंने वोट देना है। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं होता। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा इंजेक्शन नहीं बना कि आदमी को ज्यादा बीमार देख के उसको मरने दिया जाए। ये हमारे देश में नहीं होता आज भी। और अगर हारेंगे तो अखाड़े पे हारेंगे, अखाड़े के बाहर नहीं हारेंगे। कहाँ सर, वो तो आप कह रहे हो छोड़ा नहीं जा सकता। वो तो शुक्र करिए कि आगरा में अखिलेश यादव आ गए, भीड़ इकट्ठी हो गई है ना। अरे बात ये तो आप कह रहे हैं ना, भीड़। आपने मुरादाबाद संभल की भीड़ देखी? नहीं, एक मिनट। ये भीड़ वोटों में कन्वर्ट होती तो फिर तो कुछ बात ही कुछ होती थी। राजी, एक मिनट। ये तो गर्व में फंसी आप समझदार व्यक्ति है, रुकिए एक मिनट। नहीं, ये तो नीरज जी, नीरज जी, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। मतलब बीजेपी नेताओं की आवाज वहां देखिए, कांग्रेस ललकार रही है, आपकी आवाज डाउन है। मैं एक बात जानना चाह रहा था, खेला हो गया? देखिए, मैंने अभी जैसा भी बोलना शुरू किया था, आवाज में दिक्कत रही थी। हाँ। मैं सिंपल से एक बात कहता हूँ कि जो 8वीं सीट है वो प्रभु श्री राम के है, भरोसे है। और प्रभु श्री राम जिनके आराध्य माने जाते हैं वो उनकी सीट है। तो मेरा सिंपल सा कहना है कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जीतने जा रही है। खेला नहीं हुआ है। देखिए, जनता भी जानती है कि किसकी वो सीट होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए। अगर मतों का हिसाब देखा जाए तो नहीं, राज्यसभा में प्रभु राम क्या करेंगे उसमें?
देखिए प्रभु श्री राम के नाम उस पे है ना जी, भगवान भरोसे है। जो नहीं, भगवान भरोसे नहीं है, भगवान भरोसे नहीं है। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, वो तो आप अंतरात्मा की आवाज लगाओगे या नहीं लगाओगे, विषय ये है। भगवान तो सरकार है। अब यहाँ पे भी प्रभु राम के नाम पर वोट मांगोगे तो वो ठीक नहीं है ना। एक मिनट राणा, एक मिनट। हाँ नीरज जी, अंतरात्मा की आवाज लगेगी कि नहीं लगेगी? 8वां कैंडिडेट आप कैसे जिताओगे? देखिए विपक्षी दल के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना चाहते हैं। क्यों खड़े होना चाहते हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि जो सुनवाई है, जो आम जन की सुनवाई होती है, वो इसी सरकार में होती है। सबके साथ सबके विकास और सबके प्रयास से ही आगे की सरकारें चलती है। सर सबको मालूम है ना, विकास की परिभाषा राज्यसभा के चुनाव में सबको मालूम है। मैं इतना जानना चाह रहा हूं आपसे कि बिना अंतरात्मा की आवाज लगाए आपका कैंडिडेट कैसे चुनाव जीतेगा, बस इतना मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए जो अन्य दल के विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने को तैयार हैं, उनसे बातचीत भी चल रही है। वो किसी लेन देन से नहीं, विकास के साथ खड़े होने चाहते हैं। अगर तो मतलब कुल मिला के अंतरात्मा की आवाज लगाओगे आप? देखिए जो विपक्षी दल के नेता है, जो सीनियर लीडर है, वो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी नारेबाजी नहीं, सीधा सीधा बताओ ना। मैं वो वाला नहीं, मतलब सीधा बताओ कि अंतरात्मा की आवाज लगाओगे या नहीं लगाओगे, बात खत्म करें, आगे बढ़े हम। देखिए अंतरात्मा की बात तो सबकी है, जो विधायक हमारे पक्ष में वोट करेंगे वो हमारे साथ खड़े होंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के आम जन की सुनवाई करते हुए। नीरज जलेबी बना रहे हो, जलेबी नहीं समझ में आती ना 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 ना, ये जलेबी आती नहीं समझ में, ये जलेबी बना रहे हो। नहीं देखिए जलेबी की मैंने आपको बता दिया। नहीं जलेबी, अंतरात्मा की आवाज लगाए बिना कैसे जीत जाओगे? मैं वो पूछ रहा हूं आपसे। आप कह रहे हो कि विकास होगा, फिर ये आएगा, फिर वो आएगा, फिर राम जी आ जाएंगे। ये नहीं होता ना नीरज भाई, ऐसे नहीं होता। एक मिनट रुकिए। सुमैया जी, कुंडा में कुंडी लगनी थी लेकिन पूरा गेट ही उखड़ गया। राजा भैया तो खेला कर गए, नहीं वो लंच वाला मसला काम नहीं आया आप लोगों के। देखिए ऐसा है भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट यहाँ पर बहुत देर से भगवान प्रभु श्री राम के नाम को लेके और यहाँ पर भी एक किस तरीके का माहौल क्रिएट करना चाह रहे थे। मैं उसे ये कहना चाहती हूँ, बिल्कुल भगवान प्रभु श्री राम के ही दम पे उनकी सरकार चल रही है और उन्हीं के भरोसे है, क्योंकि ना तो प्रधानमंत्री, ना तो गृह मंत्री, ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और ना उनके मंत्रीगण कुछ कर रहे हैं और ना करना चाहते हैं। मैडम एक मिनट, अगर संभव हो सके तो आप फोन अब कान पे लगा लीजिए, आपकी आवाज सुन पाएंगे दर्शक। में बात हो रही है किस तरीके से सीट निकलेगी। आप बोल रहे हैं कि वो प्रभु श्री राम चाहेंगे, बिल्कुल भगवान जो चाहता है वही होता है आखिरकार। लेकिन मैं यहाँ पर बात साफ कर देना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने की जो शुरुआत की है और वो आप हथियार डाल चुके हो या फिर अभी उम्मीद है आपको? मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। हथियार नहीं डाले हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति ही संघर्ष करना है। शुरू से संघर्ष करके हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी संघर्ष। यानी आप मान चुके हो कि तीसरा कैंडिडेट अब नहीं जीत सकता आपका? हो सकता है हारने वाला व्यक्ति मैदान छोड़ रहा है, इसका मतलब हारने का मतलब ये कतई नहीं होता है। गिरते हैं चाहे सवार ही मैदान में, जंग में वो सिर्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, संघर्ष के हम आदी है, इसलिए हम सुनने में आपके 5 विधायक नहीं पहुंचे थे, ये अनिल पाठक बता रहे कुछ इस तरह का। कंप्लीट हो जाने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाए। मैडम अगर फोन कान पे लगा लेंगे तो आपका ऑडियो आएगा अच्छे से, दर्शक भी सुन पाएंगे। मुझे इस बात पे बड़ी हैरत है, आवाज आ रही है आपको? हाँ बहुत कम आ रही है आपकी, फोन कान पे लगाएंगे तो अच्छी आएगी आवाज। जी अब बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, बोलिए। मुझे इस बात पे बड़ी हैरत है कि किस तरीके से इस बात पे खुशी मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट कि वो पहले इधर आना चाह रहे थे, अब वो इधर आ रहे हैं। विपक्ष के जो विधायक हैं वो भी हमारे साथ खड़े होना चाह रहे हैं। उसके पीछे रीजन तो पूछिए, जो लिस्ट तैयार करके रखी हुई है ईडी की डराने के लिए, जो ईडी का दंश लेके ये लोगों को डराते हैं, आम गरीब दबी कुचली जनता को बुलडोजर से डराते हैं
और जो पदों पर बैठे हुए हैं विधायक हैं उनको अच्छा, आपके विधायकों को डराया जा रहा है। डराने का खेल कब तक चलता रहेगा? सुमैया जी, आपके विधायकों को डराया जा रहा है। मेरे विधायक न तेरे विधायक, इनको पता है जहां से हमको फायदा मिल रहा है उन लोगों की दुखती नब्ज पे हाथ रख के और उन लोगों को डराओ। साम दाम दंड भेद जो भी हो सके सत्ता हासिल करनी है, कुर्सी हासिल करनी फिर मैं पाठक जी आपके पास आ रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि साम दाम भी दंड भेद सब कुछ अपना रहे हो आप इस चुनाव में। ओके सुमैया जी, आपकी बात आ गई, 1 मिनट। वो ये कह रहे हैं साम दाम दंड भेद किसी भी हाल में 8वां कैंडिडेट जीतना चाहिए, मसला ये है। देखिए, जो सरकार आम जन के काम करेगी विधायक उसी के साथ खड़े होंगे। ये हम पे आरोप लगा रही है कि हम दाम दंड भेद लेकर के मार्केट में घूम रहे हैं। अभी आपके ही चैनल में मैंने सुना कि अखिलेश यादव जी खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि राजा भैया हमारे साथ आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये क्या था? ये आपने अपने हथियार ही तो डाल दिए। ये हथियार नहीं डाले तो और क्या है? अगर आपको पता है कि आप चुनाव जीत रहे हैं तो राजा भैया को क्यों अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप राजभर जी से क्यों मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से उनको मना करके अपने पाले में ले आया जाए? वो साम दाम दंड भेद नहीं है क्या? आपकी कोई इतनी कम गिनती में भी भारतीय जनता पार्टी में क्यों उथल पुथल मच जाती है? भारतीय जनता पार्टी क्यों इतना ज्यादा परेशान हो जाती है? थोड़ी सी भी ये खबर सुनते ही कि राजा इधर न चले जाए, क्यों इतनी ज्यादा हंगामा मच गया? अगर भारतीय जनता पार्टी इतना मूल्यों पर काम करती हो, जमीन पर काम करती हो, तो अपने काम पर भरोसा होना चाहिए। बड़े ही संघर्ष के साथ हम यहाँ पे पहुंचे हैं। सही बात है, आपका संघर्ष सरकार से कहां से आ गई कि आज आपको कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है? ये आपका संघर्ष था ना। उत्तर प्रदेश को सही मायनों में उत्तर प्रदेश बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पेपर लीक होने के बाद उत्तर लीक हो जाते हो तो उत्तर प्रदेश की परिभाषा तैयार कर दी हो। बेरोजगार सड़कों पर मारा फिर रहा हो। आप बता रहे हैं कि बहुत बड़े काम कर दिए, इसलिए हमारे साथ लोग खड़े हो रहे हैं। कौन सा काम कर दिया? कितनों को रोजगार मिल गया? आप बताइए, महंगाई कहाँ जा रही है? महिला सुरक्षा के लिए क्या कर दिया आपने? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मरीचिका है जो दूर से तो दिखाई देगी लेकिन नीरज जी 1 मिनट, सुमैया जी 1 मिनट, नीरज जी आपका फ्रेम ऐसी फ्रीज है। 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए सुमैया जी, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। मैं एक बात पाठक जी समझना चाह रहा था कि अगर मैं सही हूं तो पिछली बार 2018 में जब चुनाव हुआ था तब मसला इतना खुल्लम खुल्ला वाला नहीं था जैसे राज जी कह रहे हैं ना कि खेला होगा या नहीं होगा। उस समय तो ये बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति थी कि मायावती का कैंडिडेट जीतेगा या फिर नहीं जीतेगा, और वो सब कुछ निर्भर था राजा भैया के वोट के ऊपर भी। और तब उस वक्त, अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है, तो तब उस वक्त राजा भैया ने ताज में जाकर अखिलेश यादव के न्योते पर लंच डिनर तो किया, लेकिन वोट बीजेपी के कैंडिडेट को दिया, वो भी ठोक बजाकर। लेकिन इस बार तो इतना भी इंतजार नहीं हुआ, राजा भैया ने औपचारिक ऐलान कर दिया कि नहीं भैया हमारा वोट तो भाजपा के साथ। ये वाला मसला जरा थ्योरी समझाइए, फिर राज जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए तिलक जी, दूरियां बढ़ना तो 2018 से शुरू हो गई। 19 में गठबंधन कर लिया अखिलेश यादव ने मायावती जी से। राजा भैया नहीं चाहते थे कि बसपा से गठबंधन हो, तो पहली ये नाराजगी थी। फिर अभी इलेक्शन हुआ, विधानसभा चुनाव, अखिलेश यादव पहले कैंडिडेट नहीं उतारते थे कुंडा में। लेकिन अखिलेश यादव ने कुंडा में कैंडिडेट भी उतारा और उसके पक्ष में प्रचार भी किया। राजा भैया को ललकारा भी उसी कुंडा की सरजमी पे और कहा कि कुंडा में कुंडी लगा दो। मीडिया वालों ने जब पूछा राजा भैया से सवाल, राजा भैया को लेके अखिलेश यादव से सवाल, तो मीडिया को ये उन्होंने कहा, कौन राजा भैया, किस राजा भैया की आप बात कर रहे हैं? तो ये उसका जवाब भी हो सकता है जो राजा भैया ने अब आकर के दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। राज जी, ये राजा भैया ने जिस तरह से खेल किया, क्या लगता है आपको इसके पीछे की वजह क्या है? और जो बता रहे हैं कि कुछ विधायक गायब हो चुके हैं सपा के, पता नहीं कितनी सच्चाई है। अनिल पाठक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ तो गायब हो गए हैं।
देखिए ये सब जानते हैं, ये सब धन बल का है, अपनी मजबूरियों का है। इस पर बहुत से विधायक अपनी देख लेते हैं क्या हानि है, क्या फायदा है हमें, तो इस पे ज्यादा क्या बोला जाए। सब भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, शायद ये नहीं बैठे, ये चुनाव कोई विकास का नहीं है, कोई आपने किसी को फायदा नहीं दे दिया, ये स्वयं के फायदे का चुनाव है। जहां मिलेगा ये सब पैसे का चुनाव है। और मैं आज आपके चैनल में पहले भी कहता हूं, आज की तारीख में सांसद हो या विधायक हो या विधान परिषद के हो, ये लोग अपने पद की तरह। अच्छा ये वाला चुनाव है, एक मिनट। अच्छा ये राज्य, ये सोनिया मैडम भी राज्यसभा गई हैं? हाँ गई है। नहीं आप कह रहे थे ना ये राज्यसभा में ये वाला मसला है। देखिए एक और मेरी बात सुनो। हाँ मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं, मेरी बात सुनो। हाँ दीक्षित जी कभी कभी सीरियस रहना चाहिए। ये बड़े सीनियर नेताओं की बात हो रही है, इसमें हंसने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ। बालिकपन दिखाना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ। जैसे नड्डा जी लड़ रहे हैं। हाँ। नड्डा जी से कौन पैसा मांगेगा साहब? हाँ। बोलिए। सेठ साहब लड़ रहे हैं, सेठ साहब को पैसा देना पड़ेगा। अभी आप ही के पाठक जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कुछ, देना पड़ेगा। अगर मान लो अखिलेश यादव जी लड़े, उनसे कौन विधायक पैसा ले लेगा? तो ये अपवाद भी होते हैं। अच्छा मगर जहाँ पे एक उतारा जाता है, ये सही है। पैसे की दुनिया आजकल साहब, आप और मेरा कुछ नहीं है। आपको अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है कि वो पैसों में बिकेंगे? एक और बात, कोई एक मेरी बात सुनो, फिर आप ही ने कहा, आपने क्यों कहा से? आप तो आओ बताइए, आपको नहीं, आपने कैसे उतारा आठवां? अच्छा मुझे बताइए, चलिए आठवां क्या सोच के उतारा आपने, बताइए क्या सोचा आपके पास? आपका तो गिनती है नहीं। हमें विश्वास है कि जो राज्य सरकार तो चाकू के बल पे ले जा लोगे या पुलिस के बल पे ले जा लोगे? बोलिए। अरे बताओ ना पंडित जी, बताओ आपने कैसे उतारा आठवां? क्यों उतारा? अरे हमें पता है। दुनिया को चोरी दिखाने के लिए उतारा, डकैती कराने के लिए उतारा? आपका संख्या बल है आठवें का? बताइए आठवें का संख्या बल है, क्यों उतारा? अगर आप सही चरित्र के होते, आठवां आप न उतारते। आप अगर आपका अंतःकरण, आपके दिल की हवा, आपका जमीर जिंदा होता, आप आठवां नहीं उतारते। हर वक्त अरे एक किराने की दुकान बना दिया, शर्म नहीं आती आप लोगों को? जैसे एक आलू बिक रहा हो मंडी में, क्यों उतारा आठवां? संजय सेठ क्वालिटी बताइए, उतारा क्वालिटी बताओ, बताओ। आप उनको शर्म नहीं आती आपको? विकास की बात कर रहे हैं, अरे इसमें विकास की क्या बात है? क्यों नहीं है विकास? आपका नंबर है, बताइए नंबर है। एक मिनट राज्य एक मिनट राज्य, उनकी आवाज वैसे ही नहीं आ रही है। अभी वो अंतरात्मा की आवाज लगा देंगे तो आपको भी जाना पड़ जाएगा। रुक जाओ एक मिनट, उनकी आवाज वैसे ही नहीं आ रही है अभी, रुक जाइए एक मिनट। सुमैया जी, अब इस चुनाव का असर जो है कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी पड़ेगा, ये तो आप मानते हैं ना? अगर आप तीसरा कैंडिडेट जितवा कर ले गए तो कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने के लिए आप कह सकते हो कि देखो हमने इस स्थिति में भी अपना तीसरा कैंडिडेट जितवा दिया। और अगर आप तीसरा नहीं जितवा पाए तो फिर इसका संदेश विपरीत भी जाएगा कि नहीं? देखिए बातें हो रही, सुमैया जी का ऑडियो प्लीज। आवाज आ रही है? जी मैडम आवाज आ रही है। देखिए असल में ये है कि इतनी देर से ये बातें तो समझ में आ रही है ना कि ये धन बल का चुनाव है, तो सत्ता पक्ष इस पर जिस तरीके से जोर जबरदस्ती करके ले जा रहा है, नहीं ले जा रहा है, वो इतना इफेक्टेड होगा नहीं होगा। लेकिन जहां तक विपक्ष में हम लोग बैठे हैं और सामने भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने बताया कि साम दान दंड भेद किसी भी रूप से, किसी भी हथकंडे को अपना के ये चाहेगी कि अपना 8वां कैंडिडेट जिता ले, तो यहाँ पर हम लोगों के लिए तीसरा कैंडिडेट जिताना मतलब ये, इसका अगर हम ले जाते हैं जिता के, यकीनी तौर पर इससे हम लोगों के ऊपर, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक उनके मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा वो है, वक्त है। लेकिन अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश नहीं ऐसा होता है, तो ये तो पता ही है कि ये सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, जहाँ और खासकर धनबल का बहुत बड़ा इसमें नहीं सुमैया जी, ये एक मैनेजमेंट पावर भी होती है ना। मैं एक मिनट, ये एक मैनेजमेंट पावर भी होती है। जैसे राज्य कह रहे हैं ना, राज्य के भी कई कांग्रेस के बड़े नेता, उनके ऐसी मैनेजमेंट पावर थी
विपक्षी खेमे में जाके पूरा का पूरा विपक्ष उनको वोट दे देता था, है ना। तो ये तो एक मैनेजमेंट पावर भी है। खैर, अनिल पाठक जी वो कह रहे हैं कि नहीं, कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। क्या 24 के चुनाव पर वाकई में इस राज्यसभा के चुनाव का 8वें कैंडिडेट के जीत और हार का कोई असर नहीं पड़ेगा? बेशक तिलक जी, असर पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जितने भी सहयोगी हैं वो सब एक एक करके निकल गए। रही सही उम्मीद थी राजा भैया से, राजा भैया ने भी ना बोल दिया और खुलकर भाजपा का समर्थन कर दिया है। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि मनोबल टूटेगा और भाजपा का मनोबल बढ़ेगा। अब जीत किसकी होगी ये कल पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है, क्रॉस वोटिंग होगी। क्रॉस वोटिंग होनी है, क्योंकि भाजपा को जो संख्या बल चाहिए वो भी काफी कम है, काफी दूर है, 7-8 वोट चाहिए। हाँ। अब ये बगैर क्रॉस वोटिंग के संभव नहीं है। कुल मिलाकर के अभी 24 घंटे तो केवल सौदेबाजी चलेगी। जिसका जितना तगड़ा मैनेजमेंट होगा वो जीत की ओर बढ़ेगा। चलिए अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है कि ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया। 8वां कैंडिडेट जीत पाता है या बीजेपी का या नहीं, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार अखिलेश तीसरा कैंडिडेट कैसे जितवा पाते हैं, यानी हार तय है किसी एक की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत की बिसात पर क्या राजा भैया ने पलट दी बाजी? क्या वाकई खेला हो गया या पिक्चर अभी बाकी है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।